तुम मुझसे भाग नहीं सकते, यह बेवकूफी है। मीना कॉटफोर्ड पर चिल्लाई। कॉटफोर्ड जानता था वो सही कह रही थी। वो लाल धुंध, जब से उसने प्राइस को अपने आगोश में लिया था, वो थोड़ा पीछे छूट गई थी, पर अब वो दोबारा उस बग्घी के पीछे आ रही थी। वो उसके पहियों तक पहुंच गई थी। घोड़े पसीने से नहा चुके थे और वो बहुत देर तक इस रफ्तार से दौड़ नहीं सकते थे। कॉटफोर्ड को जल्दी ही कोई तरकीब निकालनी थी। उसने घोड़ों की लगाम खींची और मुख्य सड़क की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ गया। उसे उम्मीद थी कि सड़कों पर उसे कुछ भीड़ तो मिल ही जाएगी। वो देखना चाहता था कि भीड़ में वो लाल धुन वो उस पर हमला करती है या नहीं। तभी कॉटफोर्ड ने डैनो के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। अगले ही पल उसे एक बहुत बड़े जानवर के पंजे दिखाई दिए, जिन्होंने उस पर हमला कर दिया। कॉटफोर्ड ने उनसे बचने की कोशिश की, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाया। वो दर्द से तड़प उठा जब उसे अपने मांस में कुछ धंसता हुआ महसूस हुआ। वो दर्द से तड़प उठा जब उसे अपने मांस में कुछ धंसता हुआ महसूस हुआ। कॉटफोर्ड को यह घाव उसके कंधे के ठीक नीचे लगा था। उसने अपने हाथ से उस घाव को दबा दिया। उसकी चोट से अच्छा खासा खून बह रहा था, पर फिर भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से वो बग्घी को उन गलियों से घुमाता हुआ मुख्य सड़क की तरफ बढ़ रहा था। उन गलियों से निकलता हुआ कॉटफोर्ड मुख्य सड़क पर आ ही गया और उसे दूर एक दीवार पर पिकाडेली रेलवे लिखा हुआ दिखाई दिया। उसके लिए यह ऐसा था जैसे किसी धावक को फिनिश लाइन दिखाई दे गई हो। वो वहां शरण ले सकता था और शायद जिंदा भी बच सकता था। अपने शरीर में बची हुई ताकत का हर एक कतरा समेटते हुए कॉटफोर्ड किसी तरह उन घोड़ों को संभाल रहा था। वो मुख्य सड़क पर पूरी रफ्तार से बग्घी दौड़ा रहा था और वहां मौजूद कुछ गाड़ियां इस तरह बेकाबू हो चुकी उस पुलिस वाली बग्घी को देखकर रुक गई थी। वहां फुटपाथ पर से गुजर रहे लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। उसने तुरंत ही बग्घी को रोका और नीचे कूदा। उसने बग्घी का दरवाजा खोला और अपना हाथ अंदर बढ़ाते हुए चीखा, बाहर आओ जल्दी। एक बार तो मीना ने संकोच किया, पर अगले ही पल उसने कॉटफोर्ड का हाथ पकड़ लिया और वो बग्घी से बाहर आ गई। मीना ने कॉटफोर्ड की छाती पर लगा वो घाव देखा। वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कहा, तुम्हें एक सर्जन की जरूरत है। पर कॉटफोर्ड का ध्यान खुद पर नहीं, बल्कि ऊपर आसमान में था। काले बादल आसमान में घुमड़ रहे थे और उन्होंने चांद को ढक रखा था, पर वो लाल धुंध वो वहां कहीं नहीं थी। कॉटफोर्ड ने जल्दी से मीना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वो दोनों एक पल के लिए रुक गए जब उन्होंने फिर से वो डैनो के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। वो आवाज उन्हीं काले बादलों के बीच से आ रही थी। कॉटफोर्ड ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और मीना को पकड़ा दिए। उसने कहा, यह अंडरग्राउंड ट्रेन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वैन हेल्सिंग से कहना कि मैं गलत था। मैंने उन्हें गलत समझा। मीना ने उससे लड़ते हुए कहा, यह तुम्हारे नहीं मेरे पीछे है। तुम अपने आप को बचाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सिक्के। कॉटफोर्ड ने दुखी होते हुए कहा, मेरी संधी सोच और झूठे आत्मविश्वास ने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। मुझे माफ कर दो मैडम मीना, पर मुझे यह अब समझ में आया है। प्लीज मुझे माफ कर देना। वो डैनो की आवाज तेज होती जा रही थी। वो शैतान उन तक पहुंच रहा था। कॉटफोर्ड ने मीना को सीढ़ियों की तरफ लगभग धक्का देते हुए नीचे स्टेशन में भेज दिया। उसकी पीठ अब मीना की तरफ थी। उसने अपने कोट में रखी हुई मीना की वो टूटी हुई कटाना निकाल ली। तभी उसने अपने कानों में मीना की वो हल्की सी आवाज सुनी, मैं तुम्हें माफ करती हूं।
पिछले कई सालों से कॉटफोर्ड उन जवान औरतों के एक के बाद एक होते कत्लों से परेशान था। ये उसकी आत्मा पर एक बोझ था, पर वो खुद से ही झूठ बोल रहा था। उन औरतों का वो कातिल वो इंसान था ही नहीं। जिस रात वो रिपर का पीछा कर रहा था, उसने वो लाल धुंध देखी थी, और वो शैतान जो भी था वो अब उसके पीछे था। अगर आज वो किसी एक इंसान की भी जान बचा पाता तो उसकी जिंदगी भर की मेहनत बेकार नहीं जाती। वो शैतान उन काले बादलों से बाहर निकला। वो एक गॉरगॉयल था, बिल्कुल एक ड्रैगन जैसा। उसकी वो लाल चमकती हुई आंखें और उसके ढेर सारे भयानक तेज दांत वो उसके मुंह से बाहर झांक रहे थे। उसकी खाल किसी छिपकली की तरह शल्कों से ढकी हुई थी, और उसके माथे पर 2 सींग भी थे। उसकी पीठ से निकलते वो चमगादड़ जैसे चमड़े के डैने, और उसकी वो मोटी मगर धारदार पूंछ। वो पूंछ इतनी तेज थी कि लहराते हुए वो कंक्रीट की इमारतों को किसी आलू की तरह छील रही थी। उसके पंजे तेजी से कॉटफोर्ड की तरफ बढ़े। वो उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बढ़ रहा था। कॉटफोर्ड ने आसपास मौजूद लोगों को चीखते चिल्लाते यहां वहां भागते हुए देखा। कॉटफोर्ड अकेला था। उसने एक बार भगवान के बारे में सोचा और भगवान से अपनी आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना की। उसने कपड़े में लपेटी हुई वो टूटी हुई कटाना निकाल ली और वो उस राक्षस की तरफ दौड़ा। उसका निशाना सीधा उसके दिल पर था, पर उम्र दराज और मोटा हो चुका कॉटफोर्ड धीमा था। जिस तेजी से वो गॉरगॉयल उसकी तरफ बढ़ रहा था, कॉटफोर्ड की तलवार उसके पैर पर जाकर लगी, और वो जानवर या जो भी था दर्द से चीखता हुआ जमीन पर जा गिरा। कॉटफोर्ड अभी पलटकर अगला वार करने ही वाला था कि उसने उस तेज धारदार पूंछ को अपने ओर आते हुए देखा। एक आखिरी ख्याल जो उसके मन में आया वो था वैन हेल्सिंग की उसे दी हुई चेतावनी, तुम जिसे अभी देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी मौत उसी से होगी। मीना तेजी से सीढ़ियों से उतरती हुई प्लेटफॉर्म तक जा पहुंची थी। उसके हाथ और कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसके कपड़ों पर उस वैम्पायर औरत का खून था, जबकि उसके हाथों पर कॉटफोर्ड का। ट्रेन की आखिरी सीटी बजते ही वो भागकर उस आखिरी डब्बे में चढ़ने लगी। वो अभी ट्रेन में चढ़ी थी कि उसे किसी गेंद के लुढ़कने जैसी आवाज आई। शायद कोई बच्चा था जो फुटबॉल से खेल रहा था। नहीं, ये कुछ और था। मीना ने उस आवाज की दिशा में देखा तो सीढ़ियों से कॉटफोर्ड का कटा हुआ सर उछलते हुए नीचे आ रहा था। मीना जानती थी कि कॉटफोर्ड के साथ क्या होने वाला था, पर उसके चेहरे पर जिस तरह का डर और भयानकता देखने की उसे उम्मीद थी, ये वो नहीं था। अपनी मौत में भी कॉटफोर्ड एकदम शांत था। शायद एक आखिरी बार वो सुकून में था। एक भयानक दहाड़ से ही मीना का ध्यान भटका तो उसे पंखों वाले जानवर की परछाई सीढ़ियों पर दिखाई दी। ट्रेन की दूसरी सीटी बजी। मीना भागते भागते थक चुकी थी। वो सीधा सीधा उसका सामना करना चाहती थी, पर वो जानती थी कि वो जितना उस शैतान से दूर रहेगी, क्विंसी और आर्थर के पास उतना ही ज्यादा समय होगा। ट्रेन के आखिरी डब्बे का दरवाजा उसके सामने ही बंद हो गया, पर मीना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया और उसमें चढ़ गई। ट्रेन चल चुकी थी, पर प्लेटफॉर्म पर खड़े डॉक्टर मैक्स विंडशॉफल और उनकी पत्नी ने खून से सनी मीना और उन सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए उस सर को देखकर ट्रेन में चढ़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। वो अब वहां आने वाली आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर मैक्स ने अपनी पत्नी को उस भयानक नजारे की तरफ से हटाकर अपने पीछे कर लिया था। वो सोच रहे थे कि उन्हें पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए या फिर वहां से चुपचाप निकल जाना चाहिए।
एक डॉक्टर होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी थी। पर तभी उनके ख्यालों का क्रम पत्थरों के टूटने की आवाज और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ से टूटा। ड्रैगन जैसा दिखने वाला एक जीव उड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। उसकी वो लहराती हुई धारदार पूंछ स्टेशन की दीवारों पर लगे नीले सफेद पत्थरों को किसी कागज की तरह फाड़ रही थी। वो जीव उस सुरंग में ट्रेन के पीछे पीछे ही उड़ गया। डॉक्टर मैक्स ने अपना मन बना लिया था। वो इस हादसे के बारे में किसी को बताने वाले नहीं थे। ट्रेन के अंदर मीना जोर से बाकी यात्रियों पर चीखी, हट जाओ यहां से तुरंत। ये कहते हुए मीना ने अपने सामने की एक सीट उखाड़ दी और उससे एक लकड़ी का तेज टुकड़ा तोड़ निकाला। मीना की इस असाधारण ताकत और उसके हुलिये को देखते हुए सारे यात्री वहां से हटकर आगे वाले डब्बे में जाने लगे। उस सुरंग में अब कहीं से बड़ी ही भयानक आवाजें गूंज रही थीं और खून से रंगी हुई मीना के हाथ में वो स्टेक देखकर सब लोग काफी डर चुके थे। मीना ने डब्बे के पीछे आते हुए उस ड्रैगन जैसे जीव को देखा और उसके अंदर एक ऐसी भावना उठी जो पिछले 25 सालों में पहले कभी नहीं आई थी। उसके अंदर एक आवाज सी गूंजी, प्रिंस ड्रैकुला, वो आ गया है, वो मुझे लेने आ गया है। सुरंग में उड़ते हुए वो गारगोइल एक दो बार दीवारों से टकराया भी, जिसकी वजह से ढेर सारे पत्थर और कंक्रीट टूट गए थे। वहां धूल का एक गुबार सा उठ रहा था। मीना का हाथ उस लकड़ी के स्टेक पर कसा हुआ था। उसने कहा, ठीक है, आओ, इस बार वक्त तुम्हारा साथ नहीं देगा। ट्रेन के आखिरी डब्बे पर जब उस जीव के पंजे पड़े तो मीना ने हवा का एक तेज झोंका महसूस किया। लोहे के वो भारी दरवाजे एक ही बार में उखड़कर पटरियों पर गिर पड़े थे। मीना को उम्मीद थी कि वह उस घिनौने गारगोइल का चेहरा देखेगी, पर उसे सिर्फ लाल धुंध ही दिखाई पड़ रही थी। वो धुंध अब ट्रेन के अंदर फर्श पर आ गई थी और उसने एक इंसान का आकार लेना शुरू किया। ड्रैकुला के बारे में सोचकर ही मीना का मन डर गया था। अगर ये वही हुआ तो वो क्या करेगी? 25 सालों में उसने कई बार उसे अपने सपनों में देखा था, पर इस तरह से उससे आमना सामना होने पर क्या वो खुद पर काबू रख भी पाएगी या फिर वो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी? जैसे जैसे वो धुंध छंटती गई, एक लंबा आकार उसमें से बाहर निकला। मीना के मन में जो चल रहा था वो उसकी जुबान पर आ गया, प्रिंस ड्रैकुला। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें निराश किया, बैथोरी ने कहा। मीना के अंदर उठते असमंजस और उत्तेजना के भाव अब नफरत में बदल गए थे। जब काउंटेस उसकी तरफ बढ़ रही थी तब मीना ने उसके पैर में धंसी हुई वो टूटी हुई कटाना देखी। ये जरूर ही गॉटफोर्ड का काम था, पर काउंटेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीना ने कहा, तुम अब मुझे दोबारा बेइज्जत नहीं करोगी काउंटेस? इस बार मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। बैथोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, ड्रैकुला के खून ने तुम्हें जरा सी ताकत क्या दे दी? तुम अपनी औकात भूल गई। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैं वैम्पायर्स की रानी हूं। मीना ने भड़कते हुए कहा, तुम एक घटिया, लोगों को तड़पा कर मजे लेने वाली ये खूनी से ज्यादा कुछ और नहीं हो। भगवान कसम, मैं इस दुनिया को तुम्हारे जैसे शैतान से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बैथोरी ने कहा, तुमने ये आखिरी बात बिल्कुल सही कही। तुम मरोगी मेरी जान। तुम ये जान कर मरोगी कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारे बाकी दोस्त आज रात ही मारे जाएंगे। मैं तुम्हें वादा करती हूं कि मैं उन्हें मारने से पहले तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, जैसा कि मैं अभी तुम्हारे साथ करूंगी। क्विंसी के बारे में सुनकर मीना को गुस्सा आ गया था। वो इस हैवान को क्विंसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती थी।
वो इस स्टेक से इस औरत के घिनौने चेहरे की मुस्कान छीनने वाली थी, जैसा क्विंसी मॉरिस ने 25 साल पहले किया था। मीना भी वैसे ही चिल्लाते हुए काउंटर्स के ऊपर झपटी। बैथोरी जैसे खुशी से पागल हो रही थी। वो मीना को तड़पाना चाहती थी और मीना वो स्टेक सीधा बैथोरी के दिल के आर पार करना चाहती थी। पर जाहिर है बैथोरी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी उस अमानवीय ताकत के सामने मीना की चलने वाली नहीं थी। उसने एक ही बार में मीना को उछाल कर फेंक दिया। मीना अपने घुटनों पर थी। बैथोरी ने मीना को बालों से पकड़ लिया था। उसने मीना की पतली गर्दन से उसका सर पीछे किया और अपने कोट की जेब से एक चाकू निकाला। यह वही चमकता हुआ सर्जिकल ब्लेड था जैसा जैक द रिपर इस्तेमाल करता था। मीना अपनी पूरी ताकत लगाकर बैथोरी की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी और बैथोरी को इस सब में और भी मजा आ रहा था। एक पैशाचिक हंसी हंसते हुए बैथोरी ने वो ब्लेड मीना के गले पर रखा और मीना की आंखें आतंक से फैल गईं। मीना की ये नई ताकत बैथोरी के सामने बेकार साबित हुई थी। ये शैतान पिछले 400 सालों से इंसानों का खून पीते पीते असाधारण रूप से ताकतवर हो गई थी। मीना क्विंसी को बचा पाने में असफल हो गई थी। अब उसके पास प्रार्थना करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। बैथोरी मीना के कान के पास झुकी और उसे चाटा। उसने धीरे से कहा, रिपर से मिलने का वक्त आ गया है। वैन हेल्सिंग गोली की रफ्तार से आर्थर और क्विंसी पर झपटे। वो दोनों उछलकर दीवार से जा लगे। वैन हेल्सिंग उनके इतना नजदीक थे कि उन्हें उन दोनों की आंखों में अपना अक्स दिखाई दे रहा था। वैन हेल्सिंग को भी समझ आ गया था कि वो दोनों खौफ से जमे हुए क्यों थे। उनका वो जानवरों जैसा व्यवहार, स्याह काली आंखें और वो तेज पंजे, ये सब उस बूढ़े कमजोर आदमी की छवि से एकदम अलग था जिसे वो जानते थे। जब उन्होंने ड्रैकुला का खून पिया था तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह उन्हें कितनी ताकत बख्श सकता था। बिना किसी कमजोरी के वैन हेल्सिंग अब बहुत ही ताकतवर योद्धा थे। उन्हें जवान महसूस हो रहा था। उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी। क्विंसी आर्थर से थोड़ा जल्दी संभला, पर वैन हेल्सिंग ने उसे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने उसे किसी तकिए की तरह पकड़ा और उछाल दिया। क्विंसी सीधा जाकर ओक से बनी उस अलमारी से जा टकराया। उस अलमारी में लगा शीशा टूट चुका था। वैन हेल्सिंग आर्थर के चेहरे पर मौजूद हैरानी और डर को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने कहा, वो मैं ही था जिसने हमारी पूरी कहानी ब्रैम स्टोकर को बताई थी। ये अमरता की ओर मेरा पहला कदम था। आर्थर चिल्लाने लगा, तो वो तुम थे जिसने हमारी वो कसम तोड़ दी। वैन हेल्सिंग घबराहट में अपना सर हिलाने लगे। आर्थर होमवुड को सिर्फ 2 तरह की बातें ही समझ में आती थी, सही और गलत। वो किसी बहुत ही प्रशिक्षित कुत्ते की तरह था। वैन हेल्सिंग ने आर्थर की कॉलर पकड़कर उसे भी दूर उछाल दिया। आर्थर का पूरा ध्यान अब वैन हेल्सिंग पर था। प्रोफेसर ने फुफकारते हुए कहा, सच तुम्हारे सामने था, पर फिर भी तुमने उसे अनदेखा कर दिया। स्टोकर से अपनी आत्मकथा लिखवाने का मेरा फैसला गद्दारी नहीं था। उसके द्वारा मैं अपनी सालों की इकट्ठा की गई जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मैं चाहता था कि हमारी अगली पीढ़ियां ड्रैकुला और ऐसे ही पारलौकिक जीवों से लड़ने के काबिल बने। ये मेरे जिंदगी भर के अनुभवों का निचोड़ था, पर उस स्टोकर ने मेरे ज्ञान को एक काल्पनिक मजाक बनाकर रख दिया। वैन हेल्सिंग कमरे में एक तरफ खड़े क्विंसी की हरकत को भांप गए थे। उसकी नजर मेज पर रखे हथियारों पर थी।
अगले ही पल उन्हें अपनी पीठ पर कुछ एहसास सा हुआ। आर्थर ने एक कुर्सी वैन हेल्सिंग की पीठ पर दे मारी थी और वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। वो अपनी आंखें फैलाए खड़ा था। उसके हाथ में अब भी उस कुर्सी के टूटे हुए पाए थे। वैन हेल्सिंग फिर से आर्थर की तरफ मुड़े और क्विंसी उनसे नजर बचाते हुए मेज की तरफ बढ़ा। वैन हेल्सिंग ने आर्थर को उठाकर क्विंसी के ऊपर ही फेंक दिया। एक तीर से दो शिकार। एक ही वार में उन्होंने उन दोनों को चित्त कर दिया था। शायद वो दोनों अब भागने की फिराक में थे। वैन हेल्सिंग को इसमें मजा आने लगा था। वो उन दोनों को मारना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा था कि शायद आर्थर अब उनकी बात समझ जाएगा, पर आर्थर ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी जेब से एक सोने का क्रॉस निकाल लिया और वैन हेल्सिंग के सामने कर दिया। उसने कहा, पिछले 25 सालों से मैं हर दिन लूसी के पास जाना चाहता था, पर आपने मुझे रोका। आपने ही मेरे हाथों से लूसी को मुक्ति दिलवाई थी। वो क्रॉस, आपने ही मेरी लूसी को शैतान का रूप कहा था ना। अब आप भी वही बन चुके हैं, एक शैतान। आर्थर वो क्रॉस लेकर आगे बढ़ रहा था और वैन हेल्सिंग कह रहे थे, लूसी लूसी लूसी, हर वक्त बस वही लूसी। तभी वैन हेल्सिंग ने आगे बढ़कर वो क्रॉस अपने हाथ में पकड़ लिया। अब उन्हें आर्थर को सबक सिखाना था। उन्हें उस क्रॉस से रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा था। अनडेड बन जाने का यह मतलब नहीं था कि वो भगवान के खिलाफ शैतान की तरफ हो गए थे। आर्थर असमंजस में था। उसने कहा, क्यों, कैसे? वैन हेल्सिंग ने कहा, इस क्रॉस का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? यही जानना चाहते हो ना तुम? वैसे ही जैसे इसका असर प्रिंस ड्रैकुला पर नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान की निशानियों का असर सिर्फ उसे मानने वालों और उससे डरने वालों पर ही होता है। तुम्हारी लूसी भगवान से डरती थी। अगर ड्रैकुला तुम्हारे पास तब आता जब तुम मर रहे होते, तो तुम कौन सा चुनाव करते आर्थर? वैन हेल्सिंग ने वो क्रॉस आर्थर के हाथ से छीनकर फेंक दिया। आर्थर बिना समय गंवाए सीधा मेज की तरफ कूदा, पर वैन हेल्सिंग उसके सामने आ गए। उन्होंने कहा, तुम बेवकूफ हो, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ आ सकते हो आर्थर। उन्होंने एक नजर क्विंसी की तरफ डाली और कहा, तुम भी क्विंसी, तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। क्विंसी चीखा, यह कभी नहीं हो सकता। वो वैन हेल्सिंग की तरफ झपटा, पर प्रोफेसर ने उसे किसी कपड़े के गट्ठर की तरह हवा में ही पकड़ लिया। उन्होंने आर्थर को एक लात मारी और वो मुंह के बल जा गिरा। वैन हेल्सिंग ने कहा, बुढ़ापे में तिल तिल कर मरने और किसी योद्धा की तरह लड़ते हुए मारे जाने में बहुत फर्क होता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी लड़के। वैन हेल्सिंग उस बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे जो कभी उनकी गोद में खेला था। आर्थर सालों से दहक रही बदले की आग के चलते उनकी बात नहीं सुन रहा था, पर प्रोफेसर ने ड्रैकुला से वादा किया था कि वो क्विंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर उसे उसकी मां तक सही सलामत पहुंचाने के लिए उन्हें उस पर काबू करना ही था, चाहे इसके लिए उसे थोड़ा दर्द ही क्यों न देना पड़े। वैन हेल्सिंग अपने पहले शिकार का खून पीने से पहले उन्होंने अपने दांतों को चाटा। पीछे से आर्थर चिल्लाया, तुम दोगले हो प्रोफेसर। वैन हेल्सिंग को एक जोर की आवाज सुनाई दी और उन्हें अपनी पीठ में तेज दर्द का एहसास हुआ। आर्थर की बंदूक से एक और गोली निकली जो प्रोफेसर का कंधा चीरते हुए क्विंसी की बाजू को रगड़ कर निकल गई। क्विंसी दर्द से तड़प उठा था। अगले ही पल वैन हेल्सिंग की पकड़ ढीली पड़ गई और एक तीसरी गोली प्रोफेसर के जिस्म के आर पार हो गई। आर्थर ने कहा, तुम हमारे दोस्त हुआ करते थे। वैन हेल्सिंग ने जवाब दिया,
मैं अब भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं, और ड्रैकुला भी। अभी भी देर नहीं हुई है आर्थर। आर्थर ने जवाब दिया, मैं अपनी आस्था को धोखा नहीं दे सकता। आस्था? आर्थर इसके बारे में क्या जानता था? वैन हेल्सिंग को भी भगवान पर तभी विश्वास हुआ था जब उन्होंने इस धरती पर रहने वाले शैतानों को जाना था। अगर आर्थर भगवान के प्रति इतना ही समर्पित था तो उसे समझ जाना चाहिए था कि वैम्पायर्स को भी भगवान ने ही बनाया है, और उसने वैम्पायर्स को भी उसी तरह चुनाव करने की समझ बख्शी है जैसी कि इंसानों को। ये दोनों ही जीव भगवान और शैतान के रास्ते में से एक को चुन सकते हैं। वैन हेल्सिंग तेजी से आर्थर की बंदूक की तरफ लपके। शायद जब उसके हाथ से वो बंदूक छूट जाती तब आर्थर उनकी बात सुनता, पर आर्थर ऐसा करने वाला नहीं था। इस छीना झपटी में क्विंसी ने 2 गोलियों की आवाज सुनी। आर्थर का शरीर कांप रहा था और उसकी नीली आंखों में एक अचरज का भाव था। वैन हेल्सिंग और आर्थर दोनों ही आर्थर के सीने से फर्श पर गिरते उसके खून को देख रहे थे। वैन हेल्सिंग दुखी थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब आखिरकार आखिरी वक्त में तुम्हें मौत के डर के बारे में पता चल ही गया। क्विंसी चिल्लाया, आर्थर नहीं! आर्थर की आंखें पीछे चली गईं और वो बहादुर योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। क्विंसी आर्थर की तरफ दौड़ा, पर प्रोफेसर ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उन्होंने उसकी गर्दन पीछे की और अपना पहला इंसानी खून चखने के लिए प्रोफेसर ने अपना मुंह खोला। उनका मुंह जरूरत से ज्यादा ही खुलता चला गया। उनके वो तेज दांत अब क्विंसी की गर्दन पर थे। फ्रांसिस आइटाउन कोई बहुत खुशकिस्मत इंसान नहीं था। वो कभी भी सही वक्त पर सही जगह मौजूद नहीं रह पाया। जॉन जे थॉमसन जैसे एक प्रख्यात फोटोग्राफर के साथ काम करने के बावजूद वो कभी शोहरत हासिल ही नहीं कर पाया था। थॉमसन ने लंदन की रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरती को अपनी तस्वीरों में बखूबी उतारा था। इस बार वो ऐसा ही कुछ करने चीन गए हुए थे और फ्रांसिस इतना दूर जाना नहीं चाहता था। थॉमसन चीन के शाही परिवार के आधिकारिक फोटोग्राफर बन गए थे और उसके बाद ब्रिटिश राजशाही के भी, पर फ्रांसिस बेचारा ये मौका भी चूक गया था। आज शाम भी वो ग्लोब और ओलंपिक थिएटर के बाहर खड़ा लोगों की तस्वीरें खींचता रहा था, और उसे लाइसियम थिएटर के बारे में जब तक पता चला तब तक वो जलकर राख का ढेर बन चुका था। उस फूंके हुए थिएटर की तस्वीरों को वो डेली टेलीग्राफ या फिर टाइम्स जैसे किसी प्रतिष्ठित अखबार को अच्छे पैसों में बेच सकता था। वो स्ट्रैंड स्टेशन के पास आकर कुछ तस्वीरें लेना चाहता था और वो अपना कैमरा सेट करने में लगा हुआ था। वहां कुछ गहमा गहमी चल रही थी। पुलिस की बग्घियों ने अंडरग्राउंड स्टेशन की सीढ़ियों को बंद कर दिया था। फ्रांसिस एक हवलदार के पास पहुंचा। यहां क्या चल रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? हवलदार ने कहा, यहां एक खून हुआ है। कोई जंगली जानवर चिड़ियाघर से भाग निकला है। एक आदमी मारा गया है। फ्रांसिस कुछ सोच में पड़ गया। लंदन जू काफी दूर उत्तर में रीजेंट पार्क की तरफ था। अगर वहां से कोई जानवर भागता तो बिना पुलिस की नजर पड़े इतना दूर कैसे आ सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। सड़क के दूसरी तरफ तैरती हुई एक परछाई ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। फ्रांसिस उसे देखने लगा। तूफान के काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था और वो परछाई उनकी आड़ में चली जा रही थी। उसके देखते ही देखते वो परछाई अंडरग्राउंड स्टेशन के अंदर चली गई। यहां कुछ तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा था। मीना की गर्दन पर बैथोरी की पकड़ गिलोटीन के लकड़ी के कब्जों जैसी महसूस हो रही थी। बैथोरी ने वो ब्लेड हवा में ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से मीना पर वार कर दिया। मीना ने बचने के लिए अपना हाथ ऊपर किया,
उसकी उंगलियों ने बैथरी के हाथ को किसी हथकड़ी की तरह पकड़ लिया। वो ब्लेड उसकी गर्दन से सिर्फ 1 इंच दूर ही था। बैथरी को इसमें मजा आ रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो ब्लेड मीना के गर्दन के पास लाती जा रही थी और मीना कमजोर पड़ रही थी। वो मीना के साथ यही तो करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मीना उससे लड़े। जितना वो बैथरी से संघर्ष करती, उस हैवान को उतना ही मजा आता। जब मीना के अंदर की सारी ताकत जवाब दे गई, तब उसने फैसला किया कि वो बैथरी को यह सुख नहीं लेने देगी। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथों को ढीला छोड़ दिया। तभी एक जोर की आवाज हुई। मीना जिंदा थी। वो ब्लेड काउंटेस के हाथों में था, पर मीना की गर्दन से दूर। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े और चिंगारियां उड़ रही थी। कुछ बहुत ही भारी उस डब्बे के ठीक ऊपर कूदा था। काउंटेस हैरानी से ऊपर देख रही थी। मीना की नजर ऊपर गई तो डब्बे की छत को किसी ने फाड़ कर खोल दिया था। जब मीना ने नीचे देखा तो एक आकृति अपने दोनों हाथों पैरों पर फर्श पर बैठी हुई थी। उसका सर नीचे झुका हुआ था। उसके वो घने लहराते हुए काले बाल। उसके झुके होने के बावजूद मीना को समझ आ रहा था कि उसकी लंबाई 6 फुट से भी ज्यादा थी। उसके हाथों की वो लंबी उंगलियां किसी कुशल पियानिस्ट की तरह थी। मीना का दिल धक से रह गया था। वो इन हाथों को पहचानती थी। उसने उन हाथों को लोगों को मारते हुए खून से सना हुआ देखा था। उसने उन उंगलियों की प्यार भरी छुअन को भी महसूस किया था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और मीना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो अब अकेली नहीं थी। वो मीना के पास तब आया था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर फिर भी मीना ने उसे मारने की कोशिश तो की ही थी। क्या वो उसे बचाएगा? क्या वो उसे अब भी प्यार करता था? उस आदमी ने अपना सर ऊपर किया। उसके बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। भेड़िए जैसी उसकी वो आंखें बैथरी पर जमी हुई थी। उसके चेहरे का वो गुस्सा वैसा ही था जैसा मीना को याद था। एक ही समय पर वो खूबसूरत और डरावना, रहमदिल और बेरहम, प्यार और नफरत एक साथ था। पिछले 25 सालों से जो नाम मीना ने अपने दिल में दबा रखा था, वो फिर से मीना की जुबान पर आ गया। ड्रैकुला। मीना के मुंह से उसका नाम सुनते ही बैथुरी की पकड़ उसके गले पर कस गई। बैथुरी का ध्यान अब ड्रैकुला पर था। उसने कहा, तुम्हारी ये मौत को चकमा देने वाली आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने दर्द के बावजूद मीना खुश थी। ड्रैकुला मीना को उसी तरह से देख रहा था जैसा उसे अपने सपनों में याद था। उसके चेहरे के भाव मीना को आश्वस्त कर रहे थे कि वो सही सोच रही थी। उसने जरूर ही कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, पर वो कोई जालिम आदमी नहीं था। मीना जिसे प्यार करती थी, वो कभी भी बैथुरी जैसा हैवान नहीं हो सकता था। ड्रैकुला की वो काली आंखें एक बार फिर से बैथुरी पर जम गई और उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा उभर आया। बैथुरी के कर्मों का हिसाब होने वाला था और उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक और भयानक होनी थी। उसकी आवाज में एक गहराई थी। वो गुर्रा रहा था, मेरे पास आओ काउंटेस, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बैथुरी ने अपने हाथ का एक झटका दिया और मीना ने खुद को हवा में उड़ता हुआ पाया। मीना जाकर डब्बे की दीवार से जा टकराई और उसे अपने सर में तेज दर्द का अनुभव हुआ। मीना बेहोश हो गई थी। बैथुरी अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी। नर्क का वो राजकुमार
एक बार फिर से उसके सामने खड़ा था। वो जिंदा कैसे हो सकता था? वो उसे 2 बार मार चुकी थी। पैथुरी के अंदर का गुस्सा उबल रहा था। बदला लेने की उसकी प्यास आसानी से बुझने वाली नहीं थी। भगवान के क्रूसेडर ड्रैकुला को नेस्तो नाबूद करने के सिवा उसका कोई और लक्ष्य नहीं था। पैथुरी उसकी तरफ लपकी। वो डब्बे की छत पर उल्टा दौड़ते हुए ड्रैकुला की तरफ बढ़ रही थी। ड्रैकुला ने भी उसे निराश नहीं किया। वो भी एक ही छलांग में सीधा ट्रेन की छत पर उल्टा दौड़ रहा था। अगर मीना के सिवा कोई उन्हें देख लेता तो शायद पागल हो जाता। भौतिकी का कोई नियम उन पर लागू नहीं हो रहा था। पैथुरी के ब्लेड का निशाना ड्रैकुला की आंख थी, पर यह इतना आसान होने वाला नहीं था। ड्रैकुला पैथुरी को पूरी ताकत से मारना चाहता था, पर पैथुरी चालाक थी। उसने उसे चकमा देते हुए अपने दोनों हाथों से उसके पेट में एक जोरदार वार किया। हैरानी की बात थी कि ड्रैकुला इस वार को झेल नहीं पाया और दर्द से तड़प उठा। पैथुरी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो नीचे एक बेंच पर गिरा हुआ था। उसका वो कीमती खून फर्श पर बह रहा था और पैथुरी की आंखों में मौत की चमक आ गई थी। पैथुरी बिना देर किए उस पर सवार हो गई और उसने वो चाकू एक के बाद एक उसके सीने में घोंपना शुरू कर दिया। पैथुरी का आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। ड्रैकुला कमजोर हो गया था। पैथुरी खुद को वैम्पायर्स की रानी समझती थी और अब वो उनका राजा भी बनने वाली थी। भगवान का वो योद्धा ड्रैकुला जब ये उसके रास्ते से हट जाता तो अपनी उस महान योजना को वो और भी अच्छे से कामयाब बना सकती थी। वो हर उस जीव पर दया दिखाएगी जिस पर भगवान ने कोई रहम नहीं किया था। कुछ कमजोर मगर कमीने लोग, कुछ ऐसे बलात्कारी जिन्हें समाज हिकारत की नजर से देखता था, और मानसिक रूप से बीमार वो सभी, वो उन्हें अपनी शरण में ले लेगी। इस दुनिया में हर वो जीव जिससे लोग नफरत करते हैं, वो उन्हें ऊपर उठाएगी और उनके सपनों को पूरा करेगी। वो सब उसके वफादार सिपाही होंगे। हर वो इंसान जिसने अपनी वफादारी भगवान और उसकी दी हुई शिक्षाओं की तरफ दिखाई होगी, वो उन्हें बर्बाद कर देगी। हर वो ताकतवर और अमीर इंसान जिसने दौलत नाम इंसानों का शोषण करके इकट्ठा की है, वो उनके साथ भी ऐसा ही करेगी। वो बड़ी से बड़ी सेनाओं को अपने कदमों तले रौंद देगी। इन चर्चों को वो अपने हाथों से तोड़ेगी और अपना खून पोप के गले में भर देगी। वो इस दुनिया को अपने जैसा बना देगी और ड्रैकुला की मौत उसके इस अभियान का पहला कदम होगा। पैथुरी ने ड्रैकुला को गले से पकड़ लिया। उसने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। उसका काफी खून बह चुका था और वो कमजोर था। पैथुरी ने अपने दांत उसके मांस में गहरे धंसा दिए। अब वो उसका खून पीने वाली थी। उसका सदियों का इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, उसकी सारी ताकत और उसका वजूद अब पैथुरी का होने वाला था। जब वो एक इंसान थी, तब ड्रैकुला ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। पर उसने उसकी रगों में थोड़ा सा खून छोड़ दिया था। वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो एक ही परिवार से थे। वो उसे प्यार करता था, पर पैथुरी के अंदर इस तरह के कोई जज्बात नहीं थे। जब तक ड्रैकुला के मुंह से आखिरी सांस निकल नहीं जाती, वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी।